हेलो, हेलो चेक। चलिए, तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो है वीडियो है, क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड परीक्षा में इससे प्रत्येक वर्ष जो है अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलता है और अच्छा खासा प्रश्न रहता है। तो और बहुत सारे टीचर जो है चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम जो है इस चैप्टर का पूरा 1 शॉट वीडियो जो है आपको यह वीडियो जो है बनाए हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत लाभान्वित होगा और परीक्षा में जो है बहुत बेहतर कर पाएंगे। और हर एक क्वेश्चन को हमने जो है PYQ को लिया है, हर टॉपिक को टच किया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए टू द पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, समझिएगा, द्विक लवण, डबल सॉल्ट के बारे में पूछता है। डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट को हम लोग योगात्मक यौगिक भी कहते हैं। तो याद रखना है कि 2 या अधिक सरल लवणों या साधारण लवणों के परस्पर संयुक्त होने से क्रिस्टलीकरण के द्वारा बने लवण को बने लवण को योगात्मक लवण या तो द्विक लवण कहा जाता है। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, ये आपका परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, द्विक लवण या योगात्मक यौगिक, डबल सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड। तो याद रखना है, 2 साधारण लवणों या यौगिक के परस्पर संयुक्त होने से क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बने यौगिक को द्विक या योगात्मक यौगिक कहा जाता है। अब इसका समझिएगा एग्जाम्पल, जैसे पोटासियम। पोटासियम किसको कहते हैं? फिटकिरी को पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला है फिटकिरी का सूत्र है, और इसका फार्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और क्या 24 जल होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पोटेशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ये दोनों सरल लवण है, सिंपल लवण है। इसको हम लोग करते क्या है, जल के साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं, रवाकरण करते हैं। रवाकरण करने के बाद ये परस्पर संयुक्त हो जाता है और पोटासियम का निर्माण करता है, जो आपका क्या है, द्विक लवण है, डबल सॉल्ट। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है, जब इसको हम लोग, यह केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन द्रवित अवस्था और जलीय विलयन में क्या करता है, अलग अलग आयनों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक आयन अलग हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, एल्युमिनियम अलग हो जाएंगे, सल्फेट अलग हो जाएंगे। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये जो होगा 2K+ में टूट जाएगा, SO4- 2 में। उसी तरह से 2Al+3 में टूट जाएगा, SO4- 2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार जो है और भी हम उदाहरण दिए हैं, जैसा समझने का आपको प्रयास करना। क्रोमेलम हो गया, क्रोमेलम जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Cr2SO4 का होल ट्राइस 24H2। एक क्रोमेलम का फॉर्मूला है, ये भी क्या आपका द्विक लवण है। याद रखना है कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2। और ये सब जो क्वेश्चन है परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, कार्नालाइट का फॉर्मूला होगी। ऑब्जेक्टिव्स में ये सभी फार्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा तौर पर एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दिखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद ये जो है इसके बाद याद रखिए, देखिए इसको मोर लवण, या कभी कभी आपका एग्जाम में
मोहर लवण भी लिखा रहेगा, मोहर लवण। तो याद रखिएगा मोहर लवण का फॉर्मूला क्या हो गया, तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये सभी जो है आपका सब का सब जो है क्या है, द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है, जिसको एकात्मक यौगिक भी कहेंगे। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंस है, याद रखना। फिटकरी का फॉर्मूला, क्रोमेलम का याद रखिए, कार्नालाइट का याद रखिए, मोहर लवण का याद रखिए। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब जो है आपको पढ़ना है, इसमें जानना है, जो परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उप सह संयोजक यौगिक। ध्यान देना है, उप सह संयोजक यौगिक को समन्वय यौगिक कहा जाता है, जटिल यौगिक कहा जाता है, संकुल लवण कहा जाता है। ये सब एक ही नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में कभी कभी जो है क्वेश्चन को घुमा कर पूछ देता है, संकुल लवण क्या है, जटिल लवण क्या है, समन्वय यौगिक है। तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब अलग अलग है, लेकिन नहीं, घबराने की बात नहीं, सब एक ही है। तो चलिए समझिएगा आपका उप सह संयोजक यौगिक क्या है। तो सरल और जटिल आयन, सरल आयन और जटिल आयन के परस्पर संयुक्त होने से बने लवण को या बन यौगिक को आपका जटिल लवण कहा जाता है। इसको संकुल लवण भी कह सकते हैं, उप सह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। और एक खास बात यह ध्यान रखिएगा कि ये जो है ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व को बनाए रखता है, अपना अस्तित्व को बचाए रखता है। जैसे हो गया आपका K4FeCN6, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, वो 2 जो होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, जो हम लोग इसी टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, NiCO4 हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो उप सह संयोजक यौगिक का होगा। तो देखिए K4FeCN6 है, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, K3FeCN6 है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 है। अब ये 2, 3 जो लगा हुआ है, ये ध्यान देना है, ये 2 और 3 जो होगा, एक केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में छोटी कोष्ठ में लिखा जाता है, वो रोमन अंक में लिखा हुआ ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, जो 0 लिखा हुआ, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, तो चलिए समझे, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आपको याद रखना है द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में के बीच में डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा। तो घबराने की बात नहीं है, बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना। चलिए देखिएगा, द्विक लवण में क्या हो गया, तो सरल लवणों के संयुक्त होने से बनता। पहले भी बता चुके हैं कि सिंपल सरल लवण परस्पर जब क्रिस्टलीकरण होता है तो बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सरल एवं जटिल आयनों के संयुक्त होने से बनता है। याद रखिएगा, सरल लवण और जटिल आयनों के संयुक्त होने से बनता है ना। इसमें क्या होता है, आयनिक बंधन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, द्विक लवण में आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि उप सह संयोजक यौगिक की बात करेगा तो उसमें क्या होता है, उप सह संयोजक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है, उप सह संयोजक बंधन होता है। क्लियर है ना। चलिए याद रखना है कि ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, लेकिन जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में अपना अस्तित्व को खो बैठता है। जबकि जटिल आयन जो होता है, जटिल यौगिक जो होता है, ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व, जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व क्या करता है, बनाए रखता है या बचाए रखता है। ठीक है, याद रखना है, इसमें समाव्यपता व्यक्त नहीं होती है, मतलब आइसोमरिज्म की घटना जो है ना, डबल सॉल्ट में देखा नहीं जाता है, द्विक लवण में आइसोमरिज्म घटना नहीं होता। जबकि ध्यान देना है, इसमें समाव्यपता घटना होती है, जो हम लोग पढ़ेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, संरचनात्मक समाव्यपता, त्रिविम समाव्यपता, है ना, लिंकेज समाव्यपता, ये सब समाव्यपता पढ़ने के लिए भी यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा, इसका गुण जो होता है अवयवी यौगिक से सदृश होता है, इसका गुण जो होता है मिलता जुलता होता है। जबकि इसका गुण की बात करेगा तो अवयवी यौगिक से अदृश्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल गुण अलग हो जाता है। पहले सरल लवण और जटिल आयन जब मिल जाते, सरल आयन और जटिल आयन मिल जाते हैं तो उसका गुण बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें धातु आयन अपनी समान संयोजकता व्यक्त करती है, जितना धातु आयन का संयोजकता होता है उतना ही व्यक्त करता है। जबकि इसमें धातु आयन जो होता है समान से अधिक संयोजकता व्यक्त करता है। अब क्यों व्यक्त करता है, ज्यादा करके जटिल लवण में जो धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, वो होता है डी ब्लॉक के तत्व। और पता होना चाहिए, हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक का तत्व जो होता है
उसका है ना संयोजकता जो होता है परिवर्तनशील होता है, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी होता है, इसी वजह से एक से अधिक संयोजकता व्यक्त करता है। चलिए ये जो है क्वेश्चन जो है परीक्षा में सीधे तौर पर देखने को मिला है, कई बार पूछा गया, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत या अल्फ्रेड बर्नर का समन्वय सिद्धांत, तो याद रखिएगा 1892-93 ईस्वी में, ठीक है, 1892-93 ईस्वी में अल्फ्रेड एक वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक समन्वय यौगिक लिया, एक संकुल लवण लिया, और संकुल लवण में काउंटर एटम, जेट केंद्रीय धातु परमाणु, उससे जुड़े हुए लिगैंड, भिन्न भिन्न जो लिगैंड होते हैं उस सभी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अल्फ्रेड बर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत में उन्होंने बताया, क्या बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, सेंट्रल एटम जो होते हैं, वह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। पहला जो होता है उसको प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है, और दूसरा वाले को द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। देखिए इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है तथा यह आयनीय होता है। क्या होता है? आयनीय होता है। उसके बाद द्वितीयक संयोजकता जो होता है, द्वितीयक संयोजकता जो होता है यह जो है धातु आयन के समन्वय संख्या को व्यक्त करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितना संख्या में लिगैंड जुड़ा हुआ रहेगा वही समन्वय संख्या होगा, ठीक है। तो समन्वय संख्या को व्यक्त करता है एवं यह आयनीय नहीं होता है, मतलब यह आयनीय नहीं होता, मतलब आयनिक नहीं होता। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो उन्होंने बताया था, क्या क्या है बात, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रत्येक धातु आयन एक निश्चित समन्वय संख्या व्यक्त करता है। जितना भी सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, एक निश्चित संख्या में क्या करता है, समन्वय संख्या व्यक्त करता है, मतलब जितना संख्या में उसके जुड़ा हुआ लिगैंड रहता है, ठीक है। प्रधान संयोजकता कोष्टक के बाहर दिखाई पड़ते हैं, मतलब प्रधान जो संयोजकता होता है वो कोष्टक के बाहर दिखाई पड़ते हैं, जबकि उप संयोजकता जो होता है वो कोष्टक के अंदर होते हैं। जो कोष्टक के अंदर जो रोमन अंक में लिखा जाता है वो उप संयोजकता को लिखा जाता है, और प्रधान संयोजकता को बाहर में व्यक्त करते हैं। याद रखना, उप संयोजकता लिगैंड द्वारा पूरा किया जाता है। उप संयोजकता जो होता है उसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो लिगैंड के द्वारा पूरा किया जाता है। लिगैंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दान कर उप सहसंयोजक बंधन बनाता है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ लिगैंड रहता है वो लिगैंड करता क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु को या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद उसके बीच में एक बंधन बनता है, वो बंधन क्या होता है, उप सहसंयोजक बंधन बनता है। चलिए तो इसको आप बेहतर तरीके से एकदम याद रखेंगे, ये बहुत परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कहेंगे कि ये जो है परीक्षा के लिए बिल्कुल VVI है, ठीक है, ये VVI है, इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोग कंप्लीट रखिएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए उप सहसंयोजक जो समन्वय यौगिक होता है उसके प्रकार। उप सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं मुख्य रूप से उसको दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है तीन पार्ट में बांटा गया, एक धनायन संकुल, एक ऋणायन संकुल और एक उदासीन संकुल। अब धनायन क्या होता है, तो ध्यान देना, वह संकुल जिस पर धन आवेश होता है उसे धनायन संकुल कहेंगे, और ऋणायन संकुल क्या होगा, तो वह संकुल जिस पर ऋण आवेश होगा उसे ऋणायन संकुल कहेंगे। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक उदासीन होगा, तो वह संकुल जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, उसे उदासीन संकुल कहेंगे। जैसा कि आपको देखिए बताया गया, धनात्मक संकुल है ना, धनात्मक संकुल या धनात्मक समन्वय यौगिक बोल सकते हैं। तो जब संकुल धनावेशित होता है तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक संकुल कहेंगे। जैसे जैसे CuNH3
का होल टेट्रा प्लस 4 है, इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम बोलेंगे क्या, टेट्रा एमिनो कॉपर 2 आयन, टेट्रा एमिनो कॉपर 2 आयन होगा। इसका बोलेंगे हम लोग क्या, तो हो जाएगा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो या डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड टेट्रा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम +2 आयन, +2 आयन, जो कि आईयूपीएसी नाम होगा, इसका हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा। अब देखिए ऋणात्मक संकुल क्या होगा, तो जब संकुल ऋणावेशित होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक संकुल कहेंगे। जैसे PtC2H4Cl3 है, अब इसका क्या होगा, तो ट्राई या तो बोल सकते हो है ना, ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो डाएथिलीन प्लेटिनम 3 आयन होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, जो कि हम लोग को आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए मिलेगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए उदासीन संकुल क्या हो गया, तो जब संकुल पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब कोई आवेश नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तो उसे हम लोग उदासीन संकुल कहते हैं। जैसा NiCO4, इसका नाम होता है टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। आपका हो गया ट्राई एमिनो, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई एमिनो कोबाल्ट, ट्राइमिनो कोबाल्ट 0 होगा। ये क्या है, उदासीन है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो चलिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में भी दिखने के मिल सकता है, बोल देगा इनमें कौन धनात्मक संकुल है, हो सकता है पूछ सकता है ऋणात्मक संकुल है, इसमें पूछ सकता है आपको उदासीन संकुल है, तो इसको आप बढ़िया से कंप्लीट रखेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए समन्वय यौगिक जो होता है उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उससे संबंधित मुख्य बातें हैं, मुख्य पद है, जो कि आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको आप बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए तो देखिए समन्वय यौगिक और इससे संबंधित जो है मुख्य पद है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इस रिलेटेड टर्म कुछ हो गया इंपॉर्टेंट जो देखने का प्रयास करना। पहला तो हो गया काउंटर एटम। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करना है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखिए K4 FeCN6 या FeCN6 SO4 है, यह दोनों जो है आपका उपसहसंयोजक यौगिक है। अब देखिए इसमें ये क्या होता है, ये जो होता है बाहर, ये जो बाहर दिख रहा है इसी को हम लोग काउंटर एटम या प्रति आयन कहते हैं। काउंटर एटम में क्या कहते हैं, प्रति आयन, तो इसका परिभाषा हो जाएगा। तो याद रखना कि समन्वय यौगिक में है ना, बड़ी कोष्ठ के बाहर जो भी एटम होगा या एटम होगा या लिगेंड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर एटम कहेंगे, प्रति आयन कहेंगे। तो प्रति आयन हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, तो बीच वाला जो होगा है ना, इसमें भी देख रहे हैं जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा, तो बड़ी कोष्ठ में जो लिगेंड से जुड़ा हुआ धातु आयन रहेगा उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा वो आपका डी ब्लॉक का तत्व होगा। याद रखना किस ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा, जो संक्रमण तत्व होगा, संक्रमण तत्व होगा। ए क्या होगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह
जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग लिगेंड कहेंगे। ये क्या है? लिगेंड। और लिगेंड, और ये क्या हो गया? ये जो है आपका समन्वय संख्या। तो ध्यान देना, समन्वय संख्या क्या हो गया? तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ निश्चित संख्या में लिगेंडों की कुल संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ समन्वय संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ये टोटल कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। और पूरा जो इतना जुड़ा हुआ इसको हम लोग कहते हैं समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल क्या हो गया? तो याद रखना, संकुल लवण में बड़ी कोष्ठ के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े हुए लिगेंडों के सभी के समूह को समन्वय मंडल कहा जाता है। उपसहसंयोजक मंडल भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है। अब पूरा जो हो गया, एक होता समन्वय बहुफलक। तो ध्यान देना, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हुआ जो भी लिगेंड रहता, उस लिगेंड को केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ आकाशीय व्यवस्था को जो आकृति बनता है, ज्यामितीय आकृति प्राप्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समन्वय बहुफलक। तो इस सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे पहले। तो देखिएगा, देखिए कॉन्ट्रैक्टम हो गया। तो संकुल लवण में कोष्ठक के बाहर के जो परमाणु होगा उसे क्या कहेंगे? संकुल लवण कहेंगे। ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टम कहेंगे, इसको प्रत्यायन कहेंगे। संकुल लवण में कोष्ठक के बाहर के परमाणु होता है, उसे प्रत्यायन कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया? ये जो आपका इंपॉर्टेंस होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है। तो संकुल लवण में कोष्ठक के अंदर निश्चित संख्या में लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। केंद्रीय धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो आपका संक्रमण तत्व होता है। अब देखिए लिगेंड क्या है। तो संकुल लवण में परमाणु या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जो होगा प्लस धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और उदासीन भी होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट हो गया आपका उपसहसंयोजक संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ा निश्चित संख्या में लिगेंडों की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बताए थे K4 Fe और Fe से जुड़ा हुआ 6 गो साइनाइड था, इसलिए समन्वय संख्या वहाँ कितना होगा? 6 होगा। मान लिया जाए NiCO4 है, तो निकेल से जुड़ा हुआ कार्बोनिल की संख्या कितना है? तो 4 है, वहाँ उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा? 4 होगा। इस समझिएगा। अब देखिए समन्वय मंडल क्या हो गया? तो संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा जुड़े लिगेंडों की संख्या को समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक है।
जब बताए थे K4 Fe6 है, तो इतना वाला भाग क्या होगा? समन्वय मंडल होगा। क्या होगा? समन्वय मंडल। और केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो हम लोग इस तरह से लिगेंड जो होगा, इस तरह से लिगेंड को हम लोग क्या करेंगे? चतुर्दिक आकाशीय व्यवस्था कर देंगे इस तरह से, तो एक ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगा। और ये ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? समन्वय बहुफलक कहेंगे। देखिए, संकुल आयन में केंद्रीय धातु के चारों तरफ लिगेंडों के आकाशीय व्यवस्था से प्राप्त ज्यामितीय आकृति को समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो जटिल या संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु से सभी लिगेंडों तथा साझा में प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को हटा लेने पर केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लिया K4 Fe6 है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो इसका तो पता है पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा? +4। इसका निकालना है तो x मान लीजिए, +6 गुना लिगेंड का साइनाइड का क्या होता है? -1। टोटल चार्ज क्या है? 0 होगा। तो 4 + x -6 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो आपका x बराबर +2 आएगा, और ये +2 जो आया यही क्या है? इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे समन्वय यौगिक होगा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। जैसे मान लीजिए NiCO4 है, ये आपका उदासीन लिगेंड है, इसको निकालना है। तो मान लीजिए इसको x +4 गुना 0 बराबर 0, यानी x + 0 बराबर 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए K3 Fe6, इसका निकालना, तो इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम का 1 होता है। ठीक है, प्लस इसको निकालना, x मान लीजिए +6 गुना -1, टोटल चार्ज कितना है? 0। तो 3 + x - 6 बराबर 0, यानी x - 3 बराबर 0। x बराबर कितना होगा? तो 3 होगा। इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 3 हो गया। तो इसी तरह से और भी जो है बहुत सारे हम लोग समन्वय यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो देखिए आगे पढ़ना है, एक होता है होमोलेप्टिक संकुल। तो होमोलेप्टिक संकुल क्या होता है? ठीक है, होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो संकुल या जटिल यौगिक जो केवल एक ही प्रकार के दाता लिगेंडों से जुड़ा रहता है या घिरा रहता है, उसको होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। तो ध्यान देना है, वैसा जटिल यौगिक या जटिल आयन जो जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, कोबाल्ट NH3 का 6 है, तो क्या हो गया? केवल जो है कोबाल्ट जो है केवल एमिनो से घिरा हुआ, और इसका यूपीएससी नाम की बात करेगा तो हो जाएगा हेक्सा एमिनो कोबाल्टेट 3 आयन। ठीक है, इसका उसी तरह से बात करेगा तो इसका हो जाएगा हेक्सा एमिनो निकेल
3 आयन। फिर हम लोग आगे देखेंगे, इसका उसी तरह से हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 4 आयन, सॉरी हेक्सासाइनोफेरेट जो है आपका आ जाएगा इसमें 2 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, क्योंकि Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। चलो अब देखिए हेट्रोलिप्टिक क्या हो गया, तो ध्यान देना है कि वैसा समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक या जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु या लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक संकुल कहेंगे। तो संकुल या जटिल यौगिक जो भिन्न भिन्न प्रकार के दाता लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है उसे हेट्रोलिप्टिक संकुल कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिए, ये देखिए कोबाल्ट जो है इसमें क्लोरीन भी है और एमिनो भी है, अलग अलग लिगेंड है कि नहीं है। उसी तरह से निकेल है, इसमें क्लोरीन भी है और क्या है, H2O भी है, तो 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक समझने का बड़ा आसान है, आप ऑब्जेक्टिव में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो। सिर्फ याद रखिएगा, होमोलिप्टिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो है एक ही प्रकार के दाता लिगेंड से जुड़ा हुआ रहेगा। हेट्रो में क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है एक से अधिक प्रकार के दाता लिगेंड से घिरा हुआ रहेगा। इस बात को आप बढ़िया से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक पूछता है प्रभावकारी परमाणु संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक शॉर्ट में कहते हैं हम लोग EAN। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जटिल या संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन बनाने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। तो ध्यान देना है, समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन बनाने में केंद्रीय धातु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, Z मतलब क्या होता, परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या होता। ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको K4 Fe6, इतना में Fe का प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो ध्यान देना, इसका यूपीएससी नाम पूछ देगा, IUPAC नेम, तो याद रखना है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 होता। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 समन्वय संख्या, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड की संख्या क्या है, टोटल 6 को दिख रहा है। अब देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, जो कि इधर निकाल कर बताया भी है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो 26 माइनस 2 प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर CN कितना टोटल 6 हुआ है, तो 2 गुना 6 हो गया, तो 26 में से 2 गया कितना हो गया 24, और 2 गुना 6 12, तो लगभग जोड़ देंगे तो 36 आएगा, जो कितना का होता है, क्रिप्टन का होता है। और ध्यान दीजिएगा, जितना भी जटिल लवण या जटिल यौगिक में होगा उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालेंगे तो वो प्रभावकारी परमाणु संख्या जो होगा लगभग जो होगा निष्क्रिय गैस के बराबर होगा, अक्रिय गैस के बराबर में आएगा, लगभग बराबर में आएगा। किसी का ऑक्रेट आएगा, कुछ से कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन है ना नोबेल गैस के परमाणु संख्या के लगभग बराबर आता है। अब देखिए यहाँ से एकदम प्रश्न बिल्कुल धारदार प्रश्न इंपॉर्टेंस है। अब देखिए लिगेंड हो गया, लिगेंड क्या हो गया तो ही बताए थे, परमाणु या परमाणुओं के समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता मतलब दान करता है, उसे क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। जैसे CN हो गया, इसका नाम है साइनाइड, H2O इसका नाम है एक्वा, NH3 इसका नाम है एमिनो, EDT-4 है, एथिलीन डाई ट्राई टेट्रा एमीन होता है, EN2 एथिलीन डाई एमीन होता है, फ्लोरो
ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, है ना, OH हो गया, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, है ना, CN हो जाएगा। ये सब का सब क्या है? लिगेंड है। अब देखिए लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट के आधार पर, है ना, कई अलग अलग प्रकार, जैसे हो गया मोनोडेंट या यूनिडेंटेंट लिगेंड, जिसको एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है ना। तो वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है, वह लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, जिसको मोनोडेंट या यूनिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड का उदाहरण दिया हुआ, इसमें जो भी है एक दाता परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखिए ये होता है क्या, धनात्मक मोनोडेंट हो गया, ऋणात्मक मोनोडेंट होगा और उदासीन होगा। धनात्मक में ये सब हो गया, जो धनावेशित होगा, जो धनावेशित है, जैसे नाइट्रिसो हो गया, है ना, NH2NH3+ हो गया। ये ऋणात्मक हो गया, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, साइनाइड, हाइड्रोक्सो, है ना, एसीटेट हो गया, फॉर्मेट हो गया। ये सब क्या है? ऋणात्मक है। ये सब हो गया आपका उदासीन, जैसे H2O, एक्वा, NH3 को एमिनो, CO को कार्बोनिल, ये क्या होगा? नाइट्रिसो, थायोनाइट्रिसो, है ना, ये हो जाएगा CS। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हो गया वाइडेंटेड लिगेंड। वाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। तो लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु समूह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, उसे द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। जैसे है ना कार्बोजिलेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोजिलेट, इसको बोलते हैं है ना 1,2 एमीन 1,2 डाइएमीन एथेन, 1,2 डाइएमीन एथेन, इसका नाम है 1,2 डाइएमीन एथेन या एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये हो गया द्विदंतुक लिगेंड। इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, द्विदंतुक है। अब देखिए त्रिदंतुक लिगेंड हो जाएगा, जिसमें 3 दाता परमाणु होगा। तो लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलेंगे? त्रिदंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे डाई एथिलीन डाइएमीन, डाई एथिलीन एमीन, डाई एथिलीन क्या एमीन हो गया, ठीक है, डाई एथिलीन हो गया। अब देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे बहुदंतुर लिगेंड। तो लिगेंड जिसमें अनेक दाता परमाणु समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे पॉलीडेंट लिगेंड कहते हैं। जैसे EDTA, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जिसका नाम है एथिलीन डाई ट्राई टेट्राएमीन, एथिलीन डाई ट्राई टेट्राएमीन, याद रखना है एथिलीन डाई ट्राई टेट्राएमीन। ये जो है बहुदंतुक लिगेंड है, पॉलीडेंट लिगेंड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक होता चिलेट लिगेंड। अब चिलेट लिगेंड वगैरह उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। जब कोई द्विदंतुर लिगेंड्स या पॉलीडेंट्स लिगेंड्स अपने 2 या अधिक दाता परमाणु का उपयोग कर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ा रहता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? चिलेट लिगेंड कहेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जब कोई द्विदंतुर लिगेंड्स जो हो गया या पॉलीडेंटेड लिगेंड है अपने दो या अधिक दाता परमाणु का उपयोग कर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ा रहता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? चिलेट लिगेंड कहेंगे। जैसे EDTA अभी जो बताया, एथिलीन डाइएमीन हो गया, है ना। एक होता है एम्बीडेंट लिगेंड, है ना, एम्बीडेंट लिगेंड्स। तो वैसा लिगेंड्स जिसमें 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु जटिल यौगिक बनाने में एक ही दाता परमाणु धातु आयन से जुड़ा रहता है या बंधा रहता है, उसे एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होता है, लेकिन बंधन बनाने में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करने की जब बात आता है, तो एक ही परमाणु जो एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे एम्बीडेंट लिगेंड कहा जाता है। जैसे एशियन थायोसाइनो हो गया, है ना, नाइट्रिटो हो गया, NO2। चलिए आगे
बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो यहाँ से आपको है ना समन्वय होगी क्या जटिल आयन का आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। वो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए नामांकन का कुछ नियम होगा, ठीक है। जटिल यौगिक क्या समन्वय यौगिक का आईयूपीएसी नाम, नामांकन के नियम। देखिए पहला नियम क्या है, रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। लिगेंड्स जुड़ा हुआ रहेगा, लिगेंड्स का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD के अनुसार जो लेटर पहले आएगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल याद रखिएगा, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, न्यूट्रल जो होगा उदासीन लिगेंड के नाम के नाम समान रूप से लिख उदासीन जो लिगेंड होगा उसका नाम समान रूप से लिख देंगे, ठीक है। लेकिन 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा इत्यादि का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 समझिए, ऋणायन लिगेंड्स के नाम के अंत में ओ याद लगाएंगे। जैसे मान लिया फ्लोरो है, फ्लोराइन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोराइड लगा देंगे या फ्लोरिडो लगा देंगे, ठीक है। क्लोरीन है उसको हम लोग क्लोराइड लगा देंगे या क्लोरिडो लगा देंगे, ठीक है। अब आयोडीन है उसको हम लोग क्या लगा देंगे, आयोडाइड या आयोडो क्या लगा देंगे, आयोडो लगा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दें। रूल नंबर 5, तो लिगेंड्स की संख्या के अनुसार उपसर्ग संख्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 संख्या में होगा तो पेंटा, 6 की संख्या में हो हेक्सा इत्यादि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। रूल नंबर 6 को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए संकुल में ऋणात्मक लिगेंड्स अधिक रहने पर, ऋणात्मक लिगेंड की संख्या अधिक रहेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट लगा देना है। जैसे फेरेट हो जाएगा, क्वाल्टेट हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा, है ना, तो ये सब लगा देना, ध्यान देना। क्यूपरेट हो जाएगा, ये सब ध्यान देंगे। अब देखिए रूल नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट है, 7th, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को छोटी कोष्ठ में, है ना, रोमन अंक, जैसे 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, रोमन अंक द्वारा क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ इसका, है ना, कुछ जटिल यौगिक होगा उसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित संकुल या जटिल यौगिक का आईयूपीएसी नाम, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्टम का नाम लिख दीजिए, इसमें टेट्राटर नहीं लगाना है। पोटेशियम लिगेंड की संख्या कितना, 6 है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है, फेरेट लगा सकते हैं। फेरेट ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा K4, Fe6 का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, अभी बताए थे, तो इसका कितना होगा, +4, इसका x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, +2। तो ये ऑक्सीकरण संख्या है जिसको हम लोग रोमन अंक में लिख देंगे। तो याद रखना है K4 Fe6 का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसका लिखना होगा, तो लिखेंगे इसका पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो आपका 3 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा 3 वो भी समझ लीजिए। K3 Fe6 इसका तो कितना होगा, +3, इसका मान लीजिए x +6 गुना
-1 बराबर 0, टोटल कुछ नहीं, चार्ज रहेगा तो 0 लेना है। हाँ, तो कितना हो जाएगा x माइनस, ये दोनों को हल करेंगे तो -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 3 + 3। ये ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में हम लोग लिख दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ गए। देखिए नेक्स्ट, उसी तरह से इसका लिखना है। ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिनो प्लेटिनियम या प्लेटिनेट भी लिख सकते हो, प्लेटिनियम। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, या उदासीन लिगेंड है। इसका ऑक्सीकरण संख्या x + 6 गुना 0 + 4 गुना -1 बराबर 0, तो x + 0 - 4 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो प्लेटिनियम 4 क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इसका समझिए, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरिडो या क्लोराइड, क्लोराइड का 2 निकालेंगे, इसका 4 आ जाएगा। क्लोरिडो प्लेटिनियम 4 होगा। अब कैसे होगा निकाल सकते इसका ऑक्सीकरण संख्या। इसका निकालने के लिए +2 + x - 6 बराबर क्या होगा, क्योंकि इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, तो x - 4 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा +4 हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइड प्लेटिनियम 4 हो गया। अब देखिए इसका लिखना, इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट, ट्राइऑक्जेलेटो लिख सकते हो, ट्राइऑक्जेलेटो, और हो जाएगा, इसमें निकालिएगा तो 6 में से 3 ट्राइऑक्जेलेटो, क्रोमेट 3 होगा। इसको निकाल सकते हो, इसका निकालिएगा K3 Cr C2O4 3 का, इसका हो जाएगा तो कितना होगा +3, इसका होगा x, याद रखिएगा 3 इसका होता है -2, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा +3 आएगा, जो +3 क्रोमेट लिख दिया गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उसी तरह से बहुत सारे होमवर्क में भी नहीं तो इसको आप रख सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए 1-2 को हम बता देते हैं। अब देखिए एमिनो है, एक्वा है, क्लोराइड है, ये भी ए से आ रहा है, ये भी H2O है। इसमें देखिए ये लिगेंड है, लिगेंड है, ये लिगेंड है, 3 गो लिगेंड है। इसका हो जाएगा, ये भी ए से आ रहा है, ये भी ए से आ रहा है, तो कोई लिख दीजिए टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो। जब इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x
प्लस 4 गुना 0 प्लस 1 गुना 0 प्लस 1 गुना -1 प्लस 2 गुना -1 बराबर 0। तो x प्लस 0 -1 -2 बराबर 0, यानी x -3 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कोलरिडो 3 कोलरिडो कोबाल्टेट 3 क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्टेट 3 क्लोराइड, या कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह से इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा एमिनो कॉपर 2 क्लोराइड। ये 2 जो आएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या है, तो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है। इसका -2 यानी x प्लस 4 गुना 0 प्लस 2 गुना -1 बराबर 0। तो x प्लस 0 -2 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो x -2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्लोराइड हो गया। चलिए तो उसी तरह से हो गया, इसका भी लिख सकते हैं आप, डाई एमिनो डाई क्लोराइड 4 प्लेटिनम 4 क्लोरिडो कर दीजिए क्लोराइड। हो गया क्लियर। उसी तरह से एक ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट से ये, इसका हो जाएगा टेट्रा एमिनो डाई क्लोरिडो इसका निकालेंगे, इसका कितना मानेंगे, x 4 गुना 0 2 गुना -1 बराबर 1 है। तो x प्लस 0 -2 बराबर 1, यानी x बराबर 1 प्लस 2 टोटल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्लोरिडो के बाद लिख सकते हैं क्या है, क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमेट 3 ऊपर आयन है, यहाँ पर आयन है इसलिए हम लोग आयन लिख देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको हम जो कुछ इसके लिए इसी तरह से ये सब जो है आप लोग को होमवर्क में रहेगा, आप इसको जो है बनाइएगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन बनाइए, ये बनाइए आप, और कमेंट में जो है आप लोग जो है ना, इसका जो है शेयर कीजिएगा। इसी तरह से ए आपका है और ए आपका है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप कमेंट शेयर लाइक करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, है ना। और अब बताएं जरूर कि वीडियो कैसा है, अगली बार और प्रयास किया जाएगा बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए। तो चलिए, है ना, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुमूल्य अपना समय देकर ये वीडियो को अंत तक देखें और पढ़ें, इससे आप लोगों को जो कुछ सीखने को मिला परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।
आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम जाए, भगवान से ही दुआ है कि आप लोग बहुत जीवन में अच्छा करें। चलिए धन्यवाद।